डेट है आज 20 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पुखुजी या पायर। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक बुक है, किताब का नाम है, नोवेल है, किसने लिखा है और क्यों न्यूज में है। तमिल राइटर हैं, तमिल भाषा में लिखते हैं ये बुक, जिनका नाम है पेरुमल पुरुगन। इन्होंने ये किताब लिखी है, नोवेल लिखा है, जिसका नाम है पुखुजी। पुखुजी तमिल भाषा में इसका नाम है, और जो इसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश भाषा में इस बुक का, इस नोवेल का, उस ट्रांसलेशन बुक का नाम है पायर। तो ये जो बुक है ये नॉमिनेट की गई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए, इसलिए ये न्यूज में है। और देखो, तमिल भाषा में लिखा गया पहला नोवेल है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया हो। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले इस बुक के बारे में जानते हैं, इस बुक में है क्या। इसमें देखो, एक यंग गर्ल और बॉय रहते हैं, वो इंटर कास्ट मैरिज कर लेते हैं, दोनों अलग अलग कास्ट से होते हैं, और वो उनका समाज देखो उन्हें इजाज़त नहीं देता है मैरिज की, लेकिन वो शादी करके भाग जाते हैं। और ये 1980s की स्टोरी है। तमिलनाडु में उस टाइम पे वॉयलेंस देखने को मिलती है, कास्ट बेस्ड वॉयलेंस, तो इसी के बारे में लिखा गया है स्टोरी इस बुक में, इस नोवेल में। इंटरकास्ट के बारे में, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वॉयलेंस जो होते हैं, हिंसा होती है जाति के आधार पे, जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो मुरुगन जी हैं, पेरुमल मुरुगन, उनके सोशल वर्क क्या है ये जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है और कौन देता है। जो मुरुगन है ये एक तमिल लिटरेचर के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कास्ट सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, काफ़ी आलोचना की है ये जाति प्रथा की और इसके यूज की, जो ये ऑपरेशन और वायलेंस किया जाता है जाति के आधार पे। जो लिटरेचर वगैरह इन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके बारे में देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के जो जजेज हैं उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की है, प्रशंसा की है कि जो हेट्रेड और वायलेंस कास्ट के बेस्ड पे होता है, ये रूट कॉज है एक तरह से समाज में डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। मुरुगन ने देखो कार्नेटिक म्यूजिशियन है एक, टीएम कृष्णा, ये म्यूजिशियन है, म्यूजिक बनाते हैं। इनके साथ कोलैबोरेट करके एक पोइम भी लिखी है। और किसके बारे में बताती है पोइम, ये मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में। मैनुअल स्कैवेंजर कौन होते हैं? स्कैवेंजर होते हैं जो कूड़ा करकट उठाते हैं, या जो नालियाँ होती हैं जिन्हें हाथ से साफ करते हैं, गटर में घुस के जाके साफ करते हैं, तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं इसे, सफाई करना। इसको रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप भी उठा रही है कि कोई भी हाथ से साफ ना करे, गटर में घुस के साफ ना करे, मशीनों से साफ किया जाए। तो ये मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में क्या क्या उनकी स्थिति है, क्या पोजीशन है, क्या उनको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, इसके बारे में ये पोइम लिखी है इन्होंने टीएम कृष्णा के साथ मिलके। अब जानते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसने एस्टेब्लिश किया था इस प्राइज़ को? ये बुकर प्राइज़ फाउंडेशन है, इसने किया था। ये जो बुकर प्राइज़ फाउंडेशन है, ये यूके में एक आदमी है, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। आदमी का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद भी नहीं होगा, काफ़ी कठिन सा नाम है। और बुकर प्राइज़ फाउंडेशन 1969 में बनाई गई थी। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। चैरिटेबल ट्रस्ट तो आप जानते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। चैरिटेबल ट्रस्ट होता क्या है? देखो, जो बेसिकली चैरिटी के लिए काम करता है, दान दक्षिणा के लिए काम करता है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है, उसे बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, यानी कि एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था, एनजीओ टाइप है, चैरिटेबल ट्रस्ट बोल सकते हो आप मेनली। तो ये इसने ही, बुकर प्राइज़ फाउंडेशन ने 2004 में इस प्राइज़ को एस्टेब्लिश किया था। यह हर साल दिया जाता है, किसी भी एक नॉवल को या शॉर्ट स्टोरी को दिया जाता है जो भी इंग्लिश भाषा में लिखी हुई हो और यूके में और आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, या तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, यहाँ पे पब्लिश हुई हो, उसी को दिया जाता है नोबेल प्राइज़। देखो, ये जो बुक लिखी गई थी पुखुजी, तमिल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश भाषा में और नोवेल का नाम लग दिया पायर। लेकिन इसी बुक का एक ट्रांसलेशन था, फिर पब्लिश हुई यूके और आयरलैंड में, तब फिर इसको नॉमिनेट किया गया इस प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रामेश्वर प्रसाद केस। ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल है जो, उन्होंने अभी देखो 2005 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के बारे में अभी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में।
देखो ये गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर की पावर है कि वो इंटरनल पार्टी का कोई डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, मान लो कोई एक पार्टी है, रूलिंग पार्टी है किसी स्टेट में, उसने गवर्नमेंट बना रखी है, लेकिन उसमें आपस में उसके मेंबर में कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो इनको मतभेद को लेके क्या गवर्नर फ्लोर टेस्ट बुला सकता है? फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। देखो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को असेंबली में, विधानसभा में या पार्लियामेंट में, नेशनल लेवल पे मेजोरिटी चाहिए, 50% से ज़्यादा चाहिए। जैसे मान लो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी है, 543 मेंबर हैं, तो 50% से ज़्यादा चाहिए। 50% कितना हो जाता है? 50% इसका हो जाता है लगभग इतने पॉइंट कुछ होगा, 272 पॉइंट ऐसा कुछ होगा। तो ये ऐसा तो नहीं है आधे आदमी को काटा जाएगा, ये मान लो 50% 273 हो गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 273 से सीट ज़्यादा होंगी तभी कोई पार्टी गवर्नमेंट बना पाएगी। अगर मान लो एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो उसे बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट बोलेंगे। अगर विधानसभा में तो हंग असेंबली बोलेंगे, हंग असेंबली, कि उसके पास एक किसी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं है। तब कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई जाती है, दो पार्टी मिलके आती हैं, दो पार्टी के मेंबर अगर मान लो मेजोरिटी से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट बन जाती है। अच्छा इस टाइम पे मान लो अगर किसी पार्टी में मतभेद है तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट बुला सकता है नहीं, उसी से रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो ये केस किससे रिलेटेड है ये याद रखना, गवर्नर की पावर से रिलेटेड, कि जब किसी पार्टी में इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन चल रहा हो तो वो फ्लोर टेस्ट बुला सकता है या नहीं बुला सकता। रिसेंट अभी क्या हुआ है देखो, महाराष्ट्र में आप सबको पता है शिवसेना का क्राइसिस। शिवसेना पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके कुछ एमपी निकल गए थे बाहर और बीजेपी में जाके मिल गए थे। तो गवर्नर ने देखो फ्लोर टेस्ट बुलाया और गवर्नर के फ्लोर टेस्ट बुलाने की पावर को क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे। तो इस वजह से ये न्यूज में आया। जो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसके बारे में हमें मेनली जानना है। ये 2005 में आया था सुप्रीम कोर्ट का केस। हुआ क्या था, बिहार में देखो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद कोई भी सिंगल पार्टी या अलायंस नहीं आई थी कि वो मेजोरिटी तक पहुंच नहीं पा रही थी। ना तो कोई सिंगल पार्टी, ना कोई दो पार्टी मिलके पहुंच नहीं पा रही थी कि वो मेजोरिटी से ज़्यादा वहाँ पे आ सके और गवर्नमेंट बना सके। इसलिए उसे बोलते हैं हंग असेंबली या हंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसकी वजह से गवर्नर ने ना प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर दिया। देखो जब कोई भी पार्टी या कोलिशन जब मेजोरिटी में है ही नहीं तो गवर्नमेंट बनेगी नहीं, तो गवर्नर उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसने कर दिया भाई साहब आर्टिकल 365 का यूज करके, कि जब कोई पार्टी नहीं है मान लो मेजोरिटी में, तो आर्टिकल 365 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया जा सकता है और फिर आर्टिकल 356 के अंदर लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। उसके बाद देखो फिर ये गवर्नर ने जो रिकमेंड किया था कि असेंबली को डिजोल्यूशन कर दिया जाए, यानी कि असेंबली को भंग कर दिया, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रेश इलेक्शन कराने के लिए घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया। अब इसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रोक्लेमेशन किया था प्रेसिडेंट रूल का, कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो इसको स्टक डाउन कर दिया, यानी कि हटा दिया, रिमूव कर दिया कि प्रेसिडेंट रूल नहीं रहेगा। और इससे बताया कि जो स्टेट असेंबली का डिजोल्यूशन किया है, स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा भंग की है जो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ऐसा नहीं किया जा सकता और इस समय पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता। यानी कि ये बताया कि गवर्नर जब कोई पार्टी मान लो नहीं बना पा रही है कोलिशन, या कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड नहीं करेगी और ये स्टेट की जो असेंबली है उसको भंग नहीं करेगी। लेकिन देखो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जो असेंबली भंग की थी बिहार की, गवर्नर ने उसको दोबारा से रीस्टोर नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि फिर दोबारा से वो मेंबर आए और फिर अपना मेजॉरिटी प्रूव करें। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि गवर्नर की पावर को, कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड है ये केस, रामेश्वर का केस, रामेश्वर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2005 का, गवर्नर की पावर कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ कदमश्री। देखो कदमश्री ये केरल गवर्नमेंट की स्कीम है। अभी रिसेंटली न्यूज में सिल्वर जुबली का मतलब होता है किसी इवेंट के 25 साल पूरे हो गए हों, जब 25th एनिवर्सरी मनाई जाती है तो उसको बोलते हैं सिल्वर जुबली। तो अभी प्रेसिडेंट है जो हमारे इंडिया के, उन्होंने केरल में विजिट किया और इनकी जो स्कीम है इसको काफ़ी
अपलोड किया, यानी कि इनकी प्रशंसा की। अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो ये कदम सरी और उन्नति स्कीम है क्या, इसके बारे में हमें जानना मेनली। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। जो उन्नति स्कीम है ये केरल एम्पावरमेंट सोसाइटी है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लोगों को रोजगार के लिए और सेल्फ रोजगार के लिए, स्वरोजगार या रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो ऐसे यूथ हैं जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रोजगार के मौके देती है। जो कदम श्री स्कीम है ये 1998 में स्टार्ट की गई थी और ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करती है, यानी कि ये वुमन को मेनली एम्पावरमेंट करती है कि लोकल लेवल पे पीपल्स प्लान कैंपेन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का ये पार्ट है और वुमन को सेंटर में रखा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए जाते हैं जिसमें महिलाएं हों और वो महिलाएं अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें ग्रास रूट लेवल पे। तो ऐसे सेविंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कॉमन फीचर्स हैं इनका, एक हो जिनका, और इन्हें क्रेडिट एक्टिविटी, यानी कि इनको क्रेडिट एक्टिविटी के लिए प्रमोट किया जाता है कि आपस में फाइनेंशियल सहायता कर सकें या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बैंक में अकाउंट खुलवाएं, फिर आपस में सहायता कर सकें, कुछ आगे अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकें, अपनी सहायता कर सकें। तो इस तरह से इसमें वुमन को, महिलाओं को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए GS पेपर 3 में टेररिज्म से रिलेटेड देखो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में, उसमें ये इंडेक्स की क्या रैंकिंग है ग्लोबल लेवल में या इंडिया की, तो वो आप लिख सकते हो। ये 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट अभी पब्लिश की है। कौन पब्लिश करता है इसको? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके बारे में भी लास्ट में जानेंगे, इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ये इंस्टीट्यूट जारी करता है इसको। तो ये 10वीं अभी दिखाई गई है रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है टेररिज्म का और पैटर्न क्या है। टेररिज्म तो आप जानते हो आतंकवाद। देखो आतंकवाद की कोई डेफिनेशन इंटरनेशनली अडॉप्ट नहीं की है। यूनाइटेड नेशन ने, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने कोई भी परिभाषा डेफिनेशन अडॉप्ट नहीं किया, अपना ही नहीं है। इंडिया ने बार बार UN को फोर्स किया है, कहा है कि आप टेररिज्म की डेफिनेशन अपनाओ। इसकी वजह से गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चलता रहता है। तो टेररिज्म की डेफिनेशन है क्या? देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग परिभाषा है इसकी, इस वजह से। लेकिन एक कंसेप्ट जो है मेनली कॉमन कंसेप्ट है टेररिज्म का, यही है कि जो कोई मतलब वायलेंस और डर फैलाए फोर्स के दम पे या फिर हथियार के दम पे, ह्यूमंस के दम पे, और जिसका कोई आइडियोलॉजी हो, अपनी विचारधारा थोपना चाहे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और पावर को हथियाना चाहे, इस तरह की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को आतंकवाद बोलते हैं, टेररिज्म बोलते हैं। और जो फैलाते हैं उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी। तो इस जो रिपोर्ट है इसमें मेजर फाइंडिंग क्या है ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। इसमें देखो जो अफगानिस्तान है ये सबसे टॉप पे आया है। 4 साल लगातार इसने टॉप किया है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा टेररिज्म होता है, आतंकवाद सबसे ज़्यादा किसमें? अफगानिस्तान में, इस रिपोर्ट के हिसाब से। और इसमें देखो तालिबान का जो एक्ट है वो हटाने के बाद फिर भी अफगानिस्तान नंबर 1 पे रहा है टेररिज्म में। साउथ एशिया ऑन एन एवरेज वर्स्ट कंडीशन में रहा है, यानी कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? ये आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी कंट्री आती हैं साउथ एशिया में। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये हाई रहा है इसका स्कोर कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म होता है। सबसे ज़्यादा जो डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद फैलाते हैं, वो कौन से ग्रुप हैं? नंबर 1 पे रहा है ये इस्लामिक स्टेट। ये आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक स्टेट। एक है अल शबाब, एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉप पर रही है आतंकवाद फैलाने में पूरे वर्ल्ड वाइड। और देखो क्लाइमेट चेंज है, वो भी टेररिस्ट ग्रुप की हेल्प कर रहा है फंड रेज करने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में और पीपल को रिक्रूट करने में। इंडिया का क्या स्कोर रहा है? इंडिया देखो 13th नंबर पे रहा है, 13वें नंबर पे, यानी कि आया है कि इसमें 13वें नंबर पे आतंकवाद जो फैलाते हैं लोग बाहर से टेररिस्ट आके। और पाकिस्तान 6 रैंक पे आया है, यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ज़्यादा टेरर प्रोन है पाकिस्तान। जो इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को निकालता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये देखो 2008 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है। ये ग्लोबल थिंक टैंक है। ये देखता रहता है कि पीस, बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, इनका क्या रिलेशनशिप है
और ये कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर को अंडरस्टैंड करता है और पीसफुलनेस प्रोवाइड करता है। यानी कि ये बताता है कि बिजनेस का शांति से क्या लेना देना है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि समृद्धि आ रही है नहीं आ रही, इनके रिलेशनशिप बताता रहता है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने देखो अभी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है व्लादिमीर पुतिन के लिए। व्लादिमीर पुतिन आप जानते हो रसिया के प्रेसिडेंट, रसिया के, रूस के राष्ट्रपति हैं जो, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, यानी कि इनको अरेस्ट किया जाए। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसके बारे में जानेंगे। अरेस्ट वारंट निकाला है, फिर कौन गिरफ्तार करेगा, खुद की इसकी कोई पुलिस एजेंसी होती है क्या, या कौन करेगा, किस तरह से, और क्या प्रभाव पड़ेगा व्लादिमीर पुतिन पे इस अरेस्ट वारंट का, सारी डिटेल जानेंगे इसमें। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में जानना तो आप अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में, या इसका जो लेक्चर है वो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में ही होगा इसका लेक्चर, वहाँ पे आप जाके इसका लेक्चर देख सकते हो डिटेल में, या फिर आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूट्यूब पे डालोगे, पीछे लिख देना सिंपल CSC, तो आपका लेक्चर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो आप। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसने अरेस्ट वारंट दिया है किसके लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए और वार क्राइम के लिए, क्योंकि इन्होंने युद्ध में अपराध किए हैं, वार क्राइम। क्योंकि आपको पता है रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इस टाइम पे रसिया ने वार क्राइम किए हैं, युद्ध में अपराध किए हैं, इसकी वजह से इसने अरेस्ट वारंट निकाला है। और देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इशू किया है इसका मेन कारण ये था वार क्राइम में कि इसने यूक्रेन के कुछ चिल्ड्रन हैं, कुछ बच्चों को अबडक्ट किया। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप करना, और फिर इनको रसिया भेजा इन्वेजन के दौरान, मतलब जब अटैक हो रहा था उसके दौरान यूक्रेन से बच्चे लिए, उठाए और यहाँ से रसिया शिफ्ट किए इन्होंने। मेनली जो कोर्ट ने इशू किया वारंट वो मारिया लवोवा बेलोवा के लिए यूज किया है। रसिया के कमिश्नर फॉर चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के अधिकार के लिए जो कमिश्नर है रसिया के, उनके खिलाफ ये वारंट इशू किया है। और रसिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ, दो के खिलाफ, रसिया के प्रेसिडेंट और ये रसिया के जो चिल्ड्रन राइट के कमिश्नर हैं मारिया लवोवा बेलोवा, इनके खिलाफ भी वारंट इशू किया है। ये पब्लिक फेस थे, इन्होंने देखो यूक्रेनियन चिल्ड्रन को, टीनेजर को उठाया और रसिया लेके गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक देखो इंटरनेशनल बॉडी है जो वार क्राइम, जीनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में ये इन्वेस्टिगेट करती रहती है। वार क्राइम मतलब युद्ध के टाइम पे जो अपराध होते हैं, युद्ध चल रहा, ठीक है, युद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा, वार चल रहा, अटैक कर रहे हैं, तो देखो इसमें सिर्फ दोनों की आर्मी, नेवी, कोई भी फोर्स है वो फोर्स लड़ेंगी, सिविलियन पे कोई अटैक नहीं होगा। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, मान लो, तो इंडिया पाकिस्तान के जो आर्मी है, फोर्स है, आर्मी नेवी कोई भी हो सकती है, जो फोर्स है वो आपस में लड़ेंगी। जो सिविलियन है उस पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। सिविलियन का मतलब आम लोग हैं, जैसे आप हम जैसे लोग जो फोर्स में नहीं है, उन पर कोई भी अटैक नहीं किया जाता, ये युद्ध के नियम होते हैं। लेकिन अगर उन पर कोई अटैक किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो फिर इसे माना जाता है वार क्राइम या जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है साइड, जहाँ पे वर्ड लग जाए समझ लो डेथ की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है उस वर्ड में। जीनोसाइड का मतलब पूरे मानव जाति का नरसंहार करना, एक तरह से बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना, हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के अगेंस्ट अपराध। अगर मान लो कोई ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड पे कोई एक्टिविटी हो रही है और वहाँ पे आप अपराध कर रहे हो युद्ध के टाइम में, जैसे मान लो कहीं किसी युद्ध के टाइम पे कोई फोर्स जाके रेप कर रही है किसी का, या सिविलियन का मर्डर कर रही है, तो ये भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम भी माने जाते हैं। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वार के दौरान। जैसे यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है तो ये जांच करती रहेगी, हाँ कोई एक ऐसे क्राइम तो नहीं हो रही, तो इनको समझती रहती है। ये कब बनाया गया था, ये 1998 में एक ट्रीटी आई थी। ट्रीटी का मतलब संधि, जिसका नाम है रोम स्टैट्यूट। इटली एक कंट्री है यूरोप में, ये देख रहे हो, ये यूरोप में इटली है, यहाँ की एक कैपिटल है रोम। रोम में ये एक ट्रीटी पास की गई थी जिसके नाम से जानते हैं, रोम स्टैच्यू के नाम से जानते हैं इसको, रोम स्टैच्यू। तो रोम स्टैच्यू से ये आया था, बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और 2002 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसका जो हेड क्वार्टर है
वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में। ये नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, यहीं पे है नीदरलैंड, देखो इस जर्मनी के पास। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जिसे इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस का सेंटर भी बोलते हैं हेग को, या पीस सिटी भी बोलते हैं इस हेग को। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इससे पहले देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, यूएनएससी। इसने भी कई बार एक अडॉक ट्राइब्यूनल बनाई थी युगोस्लाविया के लिए, रवांडा के लिए, जो ऐसे अत्याचार को नोटिस कर एड्रेस करे, जो एट्रोसिटीज़ होती हैं वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान। उसके बाद ये देखो, ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना। और एक बात याद रखनी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ना रसिया मेंबर नहीं है, रूस मेंबर नहीं है, और ना ही इंडिया है, ना ही चाइना है, और ना ही यूएसए अमेरिका है। इन्होंने किसी ने भी ट्रीटी पे साइन नहीं किए हैं, ये इसके मेंबर नहीं है। तो इस वारंट का क्या मतलब है फिर? जब रसिया इसका मेंबर है ही नहीं, तो क्या रसिया हमको मानेगा इसके जो अभी इशू किया है अरेस्ट वारंट? देखो कोर्ट ने क्या है, किसी दूसरे को, तो जो डिफेंडेंट होता है, जैसे मान लो पुतिन नहीं है, पुतिन नहीं आ रहा, अरेस्ट वारंट निकाला है इनके खिलाफ, पुतिन नहीं आ रहे, तो किसी और पे ये ट्राई नहीं कर सकते। और रसिया है, जो रसिया ने कहा है कि ये सरेंडर करेंगे नहीं अपने ऑफिशियल को, ना तो पुतिन खुद को सरेंडर करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास, और ना ही जो कमिश्नर फॉर चिल्ड्रन राइट है उनके खिलाफ निकाला है वो भी ना सरेंडर करेंगे। जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वारंट को डिसमिस कर दिया, जो रसिया के विदेश मंत्री हैं। क्यों? ये कहते हुए देखो हम इस के जो कोर्ट है इसकी पार्टी है ही नहीं, हम इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर है ही नहीं, तो हम क्यों माने इसकी बात। लेकिन फिर भी जो वारंट है रसिया के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि देखो पुतिन का जो अरेस्ट है वो एक तरह से वेस्ट से रसिया को एक तरह से आइसोलेट कर देगा। जो वेस्ट के कंट्री हैं, जैसे यूरोप के कंट्री जो इसके मेंबर हैं, उनसे तो इसको आइसोलेट ही कर देगा, और इंटरनेशनल मूवमेंट पे रोक लगा देगा। जो यूरोपियन कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं, वहाँ पे पुतिन नहीं जा सकेंगे। अगर मान लो जो कंट्री इसका मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है जो, वहाँ पे अगर पुतिन जाते हैं, रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन अगर वहाँ पे जाते हैं उस कंट्री में जो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, सदस्य है, तो फिर वो कंट्री ना उस पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे। वो कंट्री इसके लॉ के हिसाब से उसको अरेस्ट करना ही होगा, तो वो इसलिए उस कंट्री में भी नहीं जा सकते हैं। अब ये इसका मतलब है। यही टॉपिक थे, देखो कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज में थे। एक नामदफा टाइगर रिजर्व है, नामदफा नाम से देखो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश की चांगलंग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश की चांगलंग डिस्ट्रिक्ट में। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। और देखो ये जो है कई बार पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, इस तरह से पूछा है कि कौन कौन से इसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है जिसमें इतने सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें कई टाइप के पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार फॉरेस्ट। सदाबहार फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता कि जिनके पत्ते एक समय पे झड़ें फिर आएँ, इनके पत्ते सालों साल झड़ते आते रहते हैं, मतलब सदाबहार ग्रीन ही रहते हैं ये। और इस सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पे पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार फॉरेस्ट। एक सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है, ये भी पाए जाते हैं इसमें। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, मतलब थोड़ा नम जो पर्णपाती है। डेसिडुअस का मतलब होता है जिसके पत्ते किसी पर्टिकुलर सीजन में झड़ते हैं, जैसे पतझड़ आई ऋतु वहाँ पे झड़ गए, फिर आए स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु आई फिर पत्ते आ गए, बरसात के मौसम में पत्ते आ गए, तो ऐसे वाले पेड़ों को बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस। इसके दो टाइप होते हैं, ड्राई डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस। तो इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस भी पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। अल्पाइन फॉरेस्ट जनरली आपके ऊंचाई पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पे पाए जाते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाया जाता है, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट होता है आपका जनरली देखो ये मिड लैटिट्यूड पे पाया जाता है। जो अर्थ है, अर्थ की ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से आपका 35 से लेके 45 या 60 तक ये जो पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या 45 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में दोनों साइड। लेकिन देखो ऐसा नहीं है सिर्फ उसी लैटिट्यूड पे पाए जाए, क्योंकि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश तो इस लैटिट्यूड पे है ही नहीं। तो फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? जो ऊंचाई वाला एरिया है,
जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके पे भी ये लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। एक न्यूज में था आपका करनाला, करनाला बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं अभ्यारण्य, तो पक्षी अभ्यारण्य बोलेंगे इसको, करनाला पक्षी अभ्यारण्य या फिर करनाला बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये देखो महाराष्ट्र की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये महाराष्ट्र की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। एक न्यूज में थी टर्म, देखो ये सिर्टोपोडियन, सिर्टो या साइटोपोडियन, ये साइटोपोडियन विंध्या जो है ये क्या है, बस आपको इतना याद रखना है। ये देखो साइटोपोडियन विंध्या है जो, ये गैको की न्यू स्पीसीज है। गैको क्या होता है? छिपकली को बोलते हैं, छिपकली होती है ना, छिपकली तो देखी होगी आपने। तो ये छिपकली की गैको की न्यू स्पीसीज मिली है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में जो विंध्याचल पर्वत हैं वहाँ पे मिली है, विंध्या की जो पहाड़ियाँ हैं, तो इसलिए इसका नाम भी विंध्या रखा गया है, सिर्टोपोडियन विंध्या। तो ये सिर्टोपोडियन विंध्या क्या है? छिपकली की एक प्रजाति है, आपको इतना पता होना चाहिए। एक टॉपिक न्यूज में था ट्रिच राइसिस या ट्रिक्राइसिस, ट्रिक्राइसिस पोसिडोनिया। ये ट्रिक्राइसिस पोसिडोनिया क्या है? ये देखो एक वास्प की स्पीसीज है। वास्प क्या होता है? देखो वास्प बोलते हैं हिंदी में ततैया, ततैया बोलते हैं इसको हिंदी में। ततैया जानते हो, पीला पीला सा होता है थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा कलरफुल पाया गया है, वास्प की कैटेगरी है ये जो पाया गया है ट्रिक्राइसिस या ट्रिक्राइसिस पोसिडोनिया। तो आपको इतना पता होना चाहिए ये एक ततैया की वास्प की प्रजाति है, स्पीसीज है, जो कहाँ पे मिली है? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में मिली है ये प्रजाति। एक आपका देखो फॉसिल पार्क न्यूज में था, फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क जानते हो आप क्या होते हैं? फॉसिल पार्क मतलब जहाँ पे कुछ रिमेन्स, कुछ अवशेष मिलते हों पुराने, कई साल पुराने, हजारों साल या 100 साल, सैकड़ों साल पुराने। ये एक पार्क है, ये झामर कोटरा, झामर कोटरा या झामर कोतरा इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, झामर कोटरा और एक जावर। ये कहाँ पे है? फॉसिल पार्क और जियो हेरिटेज साइट है ये झावर। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इतना आपको याद रखना है, इनकी लोकेशन याद रखनी है, लोकेशन याद होनी चाहिए। और देखो एक फंगस न्यूज में थी, फंगस वगैरह पैरासाइट या पेस्टिसाइड, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी प्रीलिम में, एक क्वेश्चन तो जरूरी आता है। एक फंगस है जिसका नाम है आपका ये बत्रा, बत्रा कोकाइट्रियम, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। ये देखो BATRACHOCHYTRIUM, बत्रा कोकाइट्रियम और डेंड्रोबेटाइडिस, डेंड्रोबेटाइडिस ये एक फंगस है। तो ये क्या है? इतना बड़ा नाम, बस इतना याद रखना आपको, एक फंगस है, यानी कि फफूंद बोलते हैं हिंदी में। ये क्या नुकसान करती है? जो एम्फीबियन होते हैं ना, एम्फीबियन, एम्फीबियन का क्या किसको बोलते हैं? देखो एम्फीबियन ऐसे होते हैं जो आपके पानी में भी रह सकते हो और ज़मीन पे भी रह सकते हो। जैसे क्या होता है? सांप पानी में भी रह सकता है, स्नेक, और ज़मीन पे भी रह सकता है। मेंढक, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, आपका ज़मीन पे भी रह सकता है। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं एम्फीबियन। तो ये एम्फीबियन को, फ्रॉग के ऊपर ये फंगस लग जाती है, उसको स्किन को, उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। और ये कहाँ पे खोजी गई? ये ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये खोजी गई है ये फंगस। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य सेंचुरी को बोलते हैं अभ्यारण्य या अभ्यारण्य। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वायनाड नाम से, ये केरल में है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ टॉपिक थे न्यूज़ में, और इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर में यही टॉपिक थे बस।